हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और ऑप्टिकल्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में जानेंगे और देखते हैं एनसीईआरटी का 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम किस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू निकाल पाते हैं। आइए आप लोग, बहुत ही आसानी से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने डोमेन और रेंज के बारे में बताया था। एक सेकंड आप उसको रिकॉल कीजिए कि किस तरह से मैंने डोमेन और रेंज बताया था, क्योंकि ये डोमेन और रेंज से रिलेटेड है। जब तक हमको रेंज के बारे में नहीं पता होगा, हम प्रिंसिपल वैल्यू को सही फॉर्म में नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप लोग रिकॉल कीजिए और देखिए किस तरह से हम निकालते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप इसे कुछ न कुछ वेरिएबल के रूप में मान ले। थीटा एक्स वाई जेड कुछ भी ले ले, जिससे आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में थोड़ा सहूलियत मिल सके। देखिए यहाँ पे ये जो थीटा है, ये थीटा जो है बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2 के बीच में। ये क्यों करेगा? तो ये मैंने बताया था, ये जो है रेंज है और प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा रेंज के बीच में ही आता है, क्योंकि साइन का ग्राफ जो है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो इसलिए थीटा का मान जो है -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। चलिए देखते हैं। तो ये इन्वर्स में है। जब मैं इनको राइट साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस वजह से मैं इसे लिख सकता हूँ -1/2 से -1/2 और साइन थीटा। अब ये यहाँ पे 1/2 जो है आप लोगों ने 10th में पढ़ा है। 1/2 जो है साइन π/6 का मान होता है। तो आप यहाँ पे 1/2 के जगह पे π/6 लिख सकते हैं और ये माइनस को यहीं रहने देंगे। साइन π/6 इक्वल टू साइन थीटा। अब कई स्टूडेंट यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं, जो 1/2 जो है वो डायरेक्ट π/6 नहीं हो सकता है, क्योंकि वो किसी न किसी फंक्शन के साथ ही मिलके आते हैं। डायरेक्ट उनको लिखना गलत है। अगर आप डायरेक्ट उसको लिखते हैं तो वो मिस्टेक हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जब भी इस तरह से आए तो किसी न किसी एंगल के साथ लिखे। वैसे जो एंगल होता है उसी एंगल का ये मान होता है। तो अब ये आप देखिए, जो साइन जो है, जब ये जो फंक्शन का रेशियो सेम होता है तो थीटा भी इक्वल हो जाता है। ये आप लोगों ने 10th में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो इस चीज़ों को आप शायद पता ही होगा, जो जब किसी भी फंक्शन में फंक्शन इक्वल होते हैं रेशियो, तो थीटा भी इक्वल हो जाता है। इस वजह से मैं लिख सकता हूँ -π/6 इक्वल टू थीटा। और ये थीटा जो है, थीटा मैंने लिया हूँ साइन इनवर्स -1/2 बाई π/6। अब ये मैं चेक करूँगा, ये जो मेरा निकल के आया है π/6, क्या ये इसमें इस रेंज में आते हैं कि नहीं आते हैं। यदि उस रेंज में वो नहीं आते होंगे तो हम इसको और एडजस्ट करके इस रेंज में लाने की कोशिश करेंगे, तो ये -π/6 जो है -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। तो इसलिए मैं इसे प्रिंसिपल वैल्यू एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये रेंज में आ रहा है तो ये मेरा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें नहीं आते हैं तो वहाँ पे करना होगा, देखेंगे हम आगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, ये जो हमारा है, ये जो π/6 जो ये थीटा का जो मान है वो बिलोंग्स कर रहे हैं -π/2 से π/2 के बीच में। इसलिए मैं लिख सकता हूँ
हैंस माइनस पाई बाई 6 इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2। इस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे, है ना। और हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एक एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं किस तरह से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे जो किस तरह से मैंने इसको निकाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, आप लोग जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ उसका बेसिक प्रॉब्लम छुपा होता है। तो अगर मैथ्स में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंट उतना ही आएगा। आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। देखिए, अब हम एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें किस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू आता है। तो आप लोग दूसरे क्वेश्चन को देखिए, इसी तरह से हम निकालेंगे जिस तरह से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को निकाला था। इसमें भी मैंने वही वेरिएबल को मान लेंगे, तो इसमें भी थीटा होगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है XYZ, कुछ भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे थीटा लिया है। अब देखिए, इनको भी जब मैं राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स से कॉस थीटा हो जाएगा, और ये यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे। तो √3/2 हो गया, और ये कॉस थीटा हो गया। ये जो है थीटा यहाँ पे 0 से पाई के बीच में आएगा, क्योंकि कॉस का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, जो आप लोग रिकॉल कर लीजिए, जो डोमेन और रेंज को, जो किस तरह से डोमेन और रेंज निकाले थे, और कौन सा फंक्शन का कौन कौन डोमेन होता था और क्या उसका रेंज होता था। क्योंकि रेंज को जब तक नहीं समझेंगे तो हम इसमें कैसे पता करेंगे जो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जो आया है वो सही है या गलत है। देखिए, तो इसमें कॉस थीटा हो गया, और ये आप लोगों को फ्यूजन नहीं हो, √3/2 इक्वल टू कॉस π/6। यहाँ पे भी इसका वैल्यू होता है। यदि इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ये देख सकते हैं, पाई का जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और मैंने जब इनको π/6 लिखा तो ये हो गया 6। यदि आप 6 से इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये 3 बार में करता है और ये 0, तो ये 30 डिग्री हो जाता है। जो 30 डिग्री जो है इसी को मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ये √3/2। तो इसमें ट्रिगोमेट्री फंक्शन में जब भी आएंगे तो आप पाई के फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसे cos π/6 इक्वल टू cos थीटा। अब आप देखिए यहाँ पे भी ये जो फंक्शन है वो ट्रिगोमेट्री का वो सेम है, तो हमारा थीटा जो है वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, थीटा भी सेम हो जाएगा। और जब यहाँ पे मैंने थीटा इक्वल टू क्या माना है, कॉस इनवर्स
3/2 इक्वल टू π/6। अब ये हम चेक करेंगे जो हमारा जो ये प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से पाई, क्या उसके बीच में ये आ पाते हैं, और यदि ये उसके बीच में आते हैं तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू है, और यदि नहीं आते हैं तो और ज़्यादा हम यहाँ पे इसे एडजस्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन है उस टाइप का जो इस रेंज में डायरेक्ट नहीं आते हैं, तो वैसे क्वेश्चन को हम अब दिखाएंगे जो किस तरह से हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो आप देखिए 0 से पाई के बीच में यानी 180 डिग्री के बीच में, तो ये तो 30 डिग्री जो है उसके बीच में आ ही पाता है, इसीलिए ये π/6 लिख सकते हैं हम, जो इसके फॉर्म में आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हैंस π/6 इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। देखिए आप लोगों ने समझ गया होगा जो किस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी हम लोग इसी तरह से निकाल पाएंगे। आई होप आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए हम लोग किस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए अब हम लोग एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर पे आए हैं। देखते हैं किस तरह से तीसरा क्वेश्चन को हम लोग निकालते हैं। तो हम तीसरा क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2 को हम किस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। सबका आपको रेंज आपको याद होना चाहिए। यदि आपको रेंज याद है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में। वो बहुत ही आसानी से जब एक निकालना सीख जाएंगे तो उसी मेथड पे आप सारे के सारे को निकाल सकते हैं। बस कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो उसमें प्रॉब्लम आपको आ सकता है, वो आप जब उसमें भी आप जब प्रैक्टिस करेंगे देख लेंगे तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नॉर्मल आप निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से इसको निकालते हैं हम। इसमें भी सेम मेथड है, कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा, और यहाँ पे भी जब मैं इनको राइट साइड शिफ्ट करूँगे तो ये अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ये पता होगा आप लोगों को √2 इक्वल टू जो होता है कॉसेस में कितने डिग्री का एंगल होता है, कॉसेस फंक्शन में क्या मान होता है इसका 2 इक्वल टू। तो देखिए ये साइन का रिवर्स होता है, तो साइन जो है 1/2 होता है, 1/2 जो होता है 30 डिग्री होता है। तो कॉसेक में वही चीज रिवर्स होके 30 डिग्री में ही आएंगे। ये आप लोगों ने 10th में बहुत सारे रिवीजन बहुत सारे क्वेश्चन में यूज किया होगा। तो देखिए इसमें भी मैं लिख सकता हूँ कॉसेक π/6 इतना होगा। अब देखिए इसमें 2 बराबर इतना लिख दिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक π/6
और ये कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे जब ये मिल रहे हैं फंक्शन का रेशियो तो थीटा भी सेम होगा। तो थीटा इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या माना था, कॉस इनवर्स 2 बराबर π/6। अब ये चेक करेंगे जो क्या ये π/6 जो है हमारा रेंज के बीचों में आ पाता है कि नहीं आ पाता है। तो क्या आप लोगों को पता है जो क्या होता है कॉसिक इनवर्स का रेंज? देखिए रिकॉल कीजिए, आप लोग को पता होगा क्या होगा। देखिए कॉसिक इनवर्स का ये जो रेंज होता है वो थीटा बिलोंग्स करेगा π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में, बट यहाँ पे 0 को छोड़ के ये 0 पे नहीं आएगा। तो देखिए ये हमारा जो है बिलोंग्स कर रहा है थीटा का मान -π/2 से π/2 और 0 है भी नहीं, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं हैंस π/6 इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2। देखिए आप लोग को समझ गया होगा जो किस तरह से हमने कॉसेक इनवर्स का निकाला है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से हम उसको निकाल पाते हैं। आइए 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को हम लोग एनसीईआरटी का एक एक प्रॉब्लम जितना भी इन्वर्स में है सारा का सारा प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, और बाकी चैप्टर का भी हम लोग इसी तरह से सारा का 1 बाय 1 करके यहाँ से आपको सॉल्व करके बताएंगे जो किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस के लिए किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी किसी भी बुक से आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन दूर होगा। देखिए अब हम लोग एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं किस तरह से हम तीसरा तो हो गया, एक्चुअली चौथा क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब हम एनसीईआरटी का चौथा क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से चौथा क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस में √3। देखिए इस क्वेश्चन में हम किस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, और आप लोग रिकॉल कीजिए जो क्या होता है रेंज tan का। देखिए किस तरह से अब हम tan इनवर्स माइनस √3 को हम निकालते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। आइए इसमें भी हम लेट मान लेंगे tan इनवर्स माइनस √3 देखिए इक्वल टू थीटा। देखिए यहाँ पे जो थीटा जो है वो बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2 के बीच में। ये ओपन इंटरवल है, मैंने क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल प्रीवियस वीडियो में बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके देख लीजिएगा जो क्या होता है ओपन इंटरवल और क्या होता है क्लोज इंटरवल। यदि हमको ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बारे में सही जानकारी नहीं होगा तो फिर हम लोग फंस जाएंगे
क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए आप लोग ओपन और क्लोज इंटरवल के बारे में कंफ्यूजन ना रखें। ये ओपन इंटरवल है, इसके बीच में -π/2 से π/2 के बीच में ही इसका भी रेंज आएगा। तो देखिए किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √3 और हो जाएगा, क्योंकि ये इनको मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा। और ये आप लोगों को पता होगा जो √3 जो है वो 10 के फॉर्म में कितने डिग्री का मान होता है। √3 जो होता है वो 10 के फॉर्म में कितने डिग्री का मान होता है। तो √3 जो होता है 10 में π/3 का मान होता है, π/3 का मान होता है। आप आता है कि नहीं, तो देखिए √3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 π/3, और ये 10 π/3 जो है tan थीटा के इक्वल है। देखिए रेशियो सेम है फंक्शन का, तो ये ऑलरेडी थीटा इक्वल हो जाएंगे। तो -π/3 जो है थीटा के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने थीटा जो है, यहाँ पे मैंने थीटा जो है tan इनवर्स -√3 लिया है, जो कि -π/3 निकल के आया है। देखिए -π/3 जो है -π/2 से +π/2 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आएगा तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये आ रहा है तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू सही है। तो देखिए ये π/3 जो होता है वो 60 डिग्री होता है, और ये माइनस में 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 90 के बीच में तो आ ही रहा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में, यानी +90 डिग्री से लेके -90 डिग्री के बीच में आना चाहिए। तो उस बीच में तो आ ही रहा है, तो इस वजह से मैं इसे लिख सकता हूँ हैंस π/3 ये माइनस में इज प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ tan इनवर्स -√3, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी के क्वेश्चन को हम लोग अब देखिए, इस तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, जो किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है। आप लोग भी इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का बुक लेके या किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन है अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे जो किस तरह से और भी सारे क्वेश्चन हैं उसको हम निकाल पाते हैं। आई होप आप लोग इस चीज़ों को समझ गए होंगे किस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यू को निकालते हैं। बहुत ही आसान है प्रिंसिपल वैल्यू को निकालना, बस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और देखिए। चलिए ठीक है, जय हिंद।